A very good afternoon to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवशीष लॉ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स का मैं स्वागत करता हूं. टुडे वी विल बी डीलिंग विथ मुस्लिम लॉ. राइट, आज अपन डील करेंगे कि मुस्लिम लॉ जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स का आपका वेटेज कैरी कर रहा है. आपने अगर ये 4 मार्क्स का वेटेज यहाँ से क्रैक कर लिया, मुस्लिम लॉ अगर यहाँ से पढ़ लिया सिर्फ 12 पेज की PDF से, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट इन ऑर्डर. आपको इसके साथ PYQ भी करने पड़ेंगे. तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अलोंग विद द कोर कॉन्सेप्ट्स अगर आप ही कर लेते हैं तो 4 में से कम आप 3 नंबर अपने स्कोर कर सकते हैं बड़ी इजीली. तो लेट अस डायरेक्टली कम टू मुस्लिम लॉ. राइट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है फैमिली लॉ. फैमिली लॉ के 2 भाग हैं. वन इज मुस्लिम लॉ, द अदर इज हिंदू लॉ. हिंदू लॉ में 4 एक्ट्स हैं, तो उन चारों एक्ट के कल्मिनेशन से आपको मिलेंगे 4 मार्क्स. और यहाँ पे अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली 4 मार्क्स. तो एन ईजी गेट अवे, इन ईजी 4 मार्क्स आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मुस्लिम लॉ. राइट, सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि हु इज अ मुस्लिम. मुस्लिम होते कौन है? तो आंसर क्या है इसका? मुस्लिम इज अ पर्सन हुज फेथ इज इन इस्लाम. देखिए ये हमारा जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर मटेरियल जो कि हम प्रोवाइड कर रहे थे अभी तक 399 में टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु वांट टू एक्सेस अवर मटेरियल. दिस इज अ हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल जो कि हम प्रोवाइड कर रहे थे. ऑल दोज ऑफ यू हु थिंक के सर इतने कम टाइम में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट करें, उसे कैसे हम लोग एक्सेस करें, कैसे हम उसे कंप्लीशन तक ले जाएं, तो उन लोगों के लिए मटेरियल बहुत फ्रूटफुल है. ओनली ₹400. हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट भी दे रहे हैं, जजमेंट भी दे रहे हैं, कंसेप्चुअल जैसे मुस्लिम लॉ है ऐसा मटेरियल भी हम दे रहे हैं. एवरीथिंग इज कवर्ड. यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर 9236564327. इस नंबर पे आप हमें कॉल करें. राइट, whenever you call us on this number तो you can get in touch with our team and आपको मटेरियल की एक्सेस गूगल ड्राइव के थ्रू हम लोग दे देंगे. ठीक है. मुस्लिम कौन है? मुस्लिम इज अ पर्सन हुज फेथ इज इन इस्लाम, जिसका इस्लाम में फेथ हो. इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ द गॉड. इस्लाम का मतलब क्या है? सबमिशन टू द विल ऑफ द गॉड. गॉड यहाँ पे कौन है? अल्लाह. राइट, तो जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है, जिसका फेथ इस्लाम धर्म में है, वो कौन है? वो मुस्लिम है. इन इस्लाम इट इज बिलीव दैट अल्लाह इज वन एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर. इस्लाम में क्या माना गया है? इस्लाम में माना गया है 2 बातें कि अल्लाह इज वन, मतलब कि गॉड एक है जिसका नाम क्या है? अल्लाह है. और जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब वॉज द मैसेंजर ऑफ दिस गॉड. वो गॉड के मैसेंजर है. तो ये 2 बातों में अगर कोई बिलीव करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो इस्लाम का फॉलोअर है और बाय कॉरलरी ही इज अ मुस्लिम. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. Thus it can be said that the person who believes in one God and prophethood of Muhammad is a Muslim. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ. अब मुस्लिम पर्सनल लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगी? ठीक है. तो सेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एक्ट 1937 का ये एक्ट है, उसका सेक्शन 2 बताता है कि फॉलोइंग मैटर्स में पर्सनल लॉ ऑफ द मुस्लिम्स विल बी एप्लीकेबल. जो लॉ ऑफ द लैंड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें जो गिफ्ट के प्रोविजन है दे डू नॉट अप्लाई टू मोहम्मदन लॉ. राइट, तो ऐसे सिमिलरली टेस्टामेंट्री या नॉन टेस्टामेंट्री जब आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी का तो उसमें मोहम्मदन लॉ की एप्लीकेशन होती है, ना कि आपके लॉ ऑफ द लैंड की. तो आपका जनरल लॉ ऑफ द लैंड है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा. मुस्लिम लॉ कहाँ से ड्राइव हो रहा है? कुरान से, हदीस से, सुन्नत से, यहाँ से ड्राइव हो रहा है. तो वहाँ जो चीज़ लिखी होगी दैट विल बी द लॉ विच विल बी एप्लीकेबल ऑन द मुस्लिम्स एंड नॉट व्हाट इज द जनरल लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द इंडिया. ठीक है. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा? इंटरस्टेट सक्सेशन. इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है कि इंटरस्टेट. इंटरस्टेट सक्सेशन का मतलब होता है कि नॉर्मल डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है. तो हिंदू लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न करेगा. यानी जो कुरान में दिया गया है, हदीस में दिया गया है, इजमा जिसको लेके है,
ये चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि आपका इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगा। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स क्या? फीमेल्स को हमेशा से फ्रॉम द वेरी कंसेप्शन ऑफ इस्लाम फीमेल्स को एक सेपरेट प्रॉपर्टी देने का प्रावधान हमेशा से इस्लाम में था। दिस वॉज नॉट देयर पर्टिकुलरली इन अदर रिलीजन्स, बट इस्लाम ऑलवेज हैड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे इस्लाम में हमेशा से ये व्यवस्था दी गई थी कि मुस्लिम महिलाओं को कौन सी प्रॉपर्टी कब दी जाएगी, उनकी एक सेपरेट हक उस प्रॉपर्टी पे दिया गया था, उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी हमेशा से इस्लाम ने रिकॉग्नाइज करी थी। मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे तो उसके लिए कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, पर जो कुरान और हदीस या इज्मा में लिखा होगा वो चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी डिवोर्स भी कैसे गवर्न होगा? एज पर कुरान। मेंटेनेंस, डावर, गार्जियनशिप, गिफ्ट, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ, इतनी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे कुरान या हदीस एप्लीकेबल होंगे, सुन्नत एप्लीकेबल होगा, ना कि अपना कोई भी जनरल लॉ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, विल्स से रिलेटेड एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कुरान में लिखा होगा वो एप्लीकेबल होगा इन चीज़ों के लिए। अब सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्या हैं? वही जो मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम लॉ कंस्टिट्यूट क्या करता है, अपन क्या बोलेंगे, किस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ ये मुस्लिम लॉ है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? फॉर्मल सोर्सेज हैं 4 और फिर इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। फॉर्मल सोर्सेज में क्या क्या आ रहे हैं? फॉर्मल या फिर औपचारिक सोर्सेज। सबसे पहले आता है इसमें कुरान। कुरान क्या है? कुरान इज़ द वर्ड ऑफ द गॉड। ऐसा बोला गया था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं उन पे कुछ आयतें नाजिल हुई थी और उन आयतों को उन्होंने जब दोहराया तो उन्हें बोला गया वर्ड ऑफ गॉड। उन्हीं को कंपाइलेशन को अपन कहते हैं कुरान, जो कि एक टेक्स्ट है जिसमें वर्ड ऑफ गॉड डायरेक्टली थ्रू द मीडियम ऑफ मैसेंजर दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद सारी बातें एक जगह पे लिख दी गई। तो ये जो वर्ड ऑफ गॉड है जिसको मैसेंजर के थ्रू उन्होंने आम लोगों के लिए बताया, उसी को अपन कुरान कहते हैं। तो कुरान इज अ टेक्स्ट इन विच वर्ड ऑफ गॉड इज प्रोवाइडेड एंड दिस इज प्रोवाइडेड थ्रू अ मैसेंजर विच वॉज कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है। ड्राइड फ्रॉम अरेबी वर्ड कुर्रा विच मीन्स टू रीड। ठीक है। फिर उसके बाद सुन्नत पे आते हैं। सुन्नत एंड हदीस। सुन्नत का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। हदीस का मतलब होता है अटरेंस। सुन्नत का क्या मतलब है? आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। सुन्नत का मतलब होता है सुन्ना, या फिर सुन्नत का मतलब होता है कि जो प्रैक्टिस करी गई, राइट। हदीस का मतलब होता है जो भी कहा गया। ठीक है। तो ये सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है और जो सप्लीमेंट्री टू कुरान है। ठीक है। वॉट एवर द प्रॉफिट सेड इन वर्ड्स, इसको कहते हैं सुन्नतुल कौल। जो भी उन्होंने किया उसको कहते हैं सुन्नतुल फैल, और जो भी उन्होंने अलाउ कर दिया बाई टैसिट कंसेंट उसको अपन बोलते हैं सुन्नतुल तकरीर। तो बेसिकली कुरान तो हो गया डायरेक्टली जो भगवान उनसे कह रहे थे और वो डायरेक्टली जो बोल रहे थे, वो तो हो गया कुरान का पार्ट। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रॉफिट मोहम्मद डायरेक्टली वहाँ पे जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो वो कह रहे हैं या फिर वो जो चीज़ें वो अलाउ कर रहे हैं प्रैक्टिस करना, वो सब पार्ट होगा हदीस का। यानी यहाँ पे भगवान से कोई रिलेशन या अल्लाह से कोई कोरिलेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद की इंडिविजुअली सेल्फ प्रैक्टिस जो कर रहे हैं या सेल्फ वो कुछ कह रहे हैं या फिर वो चीज़ें जो अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो उनके प्रॉफिट होने से जो भी वो करते हैं, कहते हैं या फिर अलाउ कर देते हैं, वो भी पार्ट ऑफ लॉ है, मुस्लिम लॉ है। उसको अपन कहते हैं सुन्नत या हदीस। सुन्ना का मतलब है प्रैक्टिस करना। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रैक्टिस करते थे। सपोज ही वॉज ऑफरिंग नवाज ऑफ 5 times एंड सपोज इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कुरान। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हो, मान लीजिए कि 5 बार नमाज अदा करनी है, पर क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब 5 बार नमाज अदा करते थे तो वो भी क्या हो गया? पार्ट ऑफ द मुस्लिम लॉ हो गया। या उन्होंने किसी एक पार्ट पे चुप रहे, मान लीजिए बहन हक मांग रही है प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में, उसकी बच्चियां भी हक मांग रही हैं और प्रॉफिट मोहम्मद साहब को इस बारे में बोला गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो यानी उन्होंने अलाउ कर दिया कि एक फीमेल भी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। मान लीजिए ये सब चीज़ें कुरान में नहीं लिखी होती, ये सिर्फ एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल मैं सिचुएशंस बता रहा हूँ, तो वो भी क्या होता? वो भी पार्ट ऑफ द मुस्लिम लॉ होता और उसको कहा जाता अपना सुन्नतुल तकरीर। तकरीर का मतलब जो भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अलाउ कर दिया, जो भी उन्होंने किया उसको बोलेंगे सुन्नतुल फ़ैल, और जो भी उन्होंने कहा उसको बोलेंगे सुन्नतुल कौल। ठीक है।
इजमा क्या है? अब इजमा को कहते हैं यूनानिमस थिंकिंग। यूनानिमस थिंकिंग मतलब इट मीन्स कॉन्सिक्वेंस, कंसेंसस और ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट। जूरिस्ट कौन होते हैं? जो उलेमा होते हैं या फिर जो मुस्तहिद्स होते हैं, मतलब कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि स्कॉलर होते हैं मुस्लिम रिलीजन में। दे नो इस्लाम वेरी वेल, दे हैव रेड इस्लाम फॉर मैनी ईयर्स, मदरसा में वो उनकी पूरी ट्रेनिंग करके आए हैं। तो ऐसे लोगों का किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन में एक कॉमन कंसेंसस बन जाना। मैं भी जूरिस्ट हूँ, आप भी जूरिस्ट हैं, सारे लोग ये जूरिस्ट आपस में बैठते हैं और वो एक चीज़ पे कॉमन कंसेंसस बनाते हैं कि हाँ, अगर ये पर्टिकुलर इशू है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो ये जो कंसेंसस बनाते हैं अपन एक किसी सिचुएशन को लेके, उसको कहते हैं इजमा, राइट। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब कोई भी लॉ उससे रिलेटेड कुरान या सुन्ना में नहीं होता है। कुरान या सुन्ना वैसे तो एग्जॉस्टिव हैं, पर कई चीज़ों को लेके, जैसे कोई नई प्रॉब्लम इशू हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जैसे, या फिर जैसे क्रेडिट कार्ड वर्क करते हैं, ऐसी कोई भी सिनेरियो है। अब ऐसा कुरान या सुन्ना में नई चीज़ें तो कवर्ड है नहीं, तो अब उसमें क्या हुआ कि एक कॉमन कंसेंसस बिठाला गया लोगों में जो जूरिस्ट थे कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने इस सिचुएशन में ये बोला है तो अकॉर्डिंगली एक प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए। तो उस पर सारे जूरिस्ट बैठेंगे, एक कॉमन कंसेंसस लाएंगे और उसको अपन कह देंगे इजमा। ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नथिंग, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ रूल लेड डाउन इन कुरान और सुन्ना। जब एब्सेंस हो तभी एप्लीकेबल होगा। कियास पे आइए। कियास क्या है? कियास है रीजनिंग, कियास है एनालॉजी। आप कहते हैं ना कि अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुरान में ये लिखा गया है तो एनालॉजिकली आज की सिचुएशन में भी ये चीज गलत होगी। शियास रिकॉग्नाइज नहीं करते कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिडक्टेबल बाय मेथड्स ऑफ एनालॉजी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कुरान में दिया गया है कि इंटरेस्ट या फिर सूद लेना हराम है, यानी वो हलाल नहीं है, मतलब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय द इस्लाम, ठीक है। अब मान लीजिए यू आर डीलिंग विद द बैंक्स, है ना, प्रेजेंट डे मुस्लिम्स आर डीलिंग विद द बैंक्स, या फिर बैंक के पूरे एक सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में वो इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे एक एनालॉजी दी जाएगी और कहा जाएगा कि अगर आप बैंक में पैसे दे रहे हैं तो फिर आप ब्याज ले रहे हैं, और ब्याज लेना क्योंकि हराम है, देयरफॉर एनी ट्रांजैक्शन विद द बैंक इज ऑल्सो फॉरबिडन। इसको अपन कहते हैं एनालॉजी। शियास में ये एप्लीकेबल नहीं है, सुन्नी कियास को मानते हैं, राइट। अब आइए इनफॉर्मल सोर्सेज पे, अनौपचारिक सोर्सेज। ये सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या आएगा? कस्टम एंड यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, नंबर 1। जुडिशियल डिसीजन, नंबर 2। लेजिस्लेशन, नंबर 3। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, नंबर 4। नॉर्मल से अपने 4 अनौपचारिक सोर्सेज हैं। कस्टम्स एंड यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम क्या होता है? सिंस टाइम इमेमोरियल एनीथिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन, ग्रुप और फैमिली, तो उसको अपन कस्टम बोल देते हैं। सेक्शन 13 आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि अब बदल चुका है, सेक्शन 11 में आ चुका है BSA में। तो ऐसे वो कस्टम्स के बारे में बात करें वहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स ऑफ पर्सनल लॉ, क्या होता है कस्टम? कि कोई भी एक प्रैक्टिस जो कि टाइम इमेमोरियल से चली आ रही है, चाहे वो किसी फैमिली का पार्ट हो, चाहे वो किसी सोसाइटी का पार्ट हो, चाहे किसी स्टेट का पार्ट हो, चाहे किसी नेशन का पार्ट हो, चाहे किसी रिलीजियस कम्युनिटी का पार्ट हो, कल्ट का पार्ट हो, किसी का भी पार्ट हो, बट दैट प्रैक्टिस शुड बी since time immemorial continuously for a substantial period of time so that it has obtained the force of law, उसकी लॉ के बराबर उसका फोर्स हो, तो उसको अपन बोल देंगे कस्टम या यूसेज। जुडिशियल डिसीजन की बात करें तो जैसे डैनियल लतीफ़ी का केस हो गया, या शर्ला मुद्गल का केस हो गया, या शाह बानो बेगम का केस हो गया, तो उन केसेस में जुडिशियल डिसीजन ने पूरे के पूरे मुस्लिम लॉ को चेंज करने की या टू सम एक्सटेंट रिफॉर्म करने की कोशिश करी। अभी 2017 का केस है शयारा बानो का केस, तो शयारा बानो के केस में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। तो इट हैज समहाउ ट्रांसफॉर्म द मुस्लिम रिलीजन, सो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। लेजिस्लेशन, 1986 में राजीव गांधी सरकार ने जो शाह बानो बेगम का केस था उसको पलटने के लिए 1986 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट लाई। तो थ्रू लेजिस्लेशन दे हैव रिफॉर्म्ड द मुस्लिम लॉ, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस,
ये भी एक सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। जो भी न्याय तर्क संगत, न्याय संगत आपको ठीक लगेगा गुड कॉन्शियंस में, वो भी मुस्लिम लॉ का पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए, सुन्नीज और शियाज। देखिए मुस्लिम लॉ, अंडर मुस्लिम लॉ देयर आर टू सेक्ट्स, टू इंपॉर्टेंट सेक्ट्स विच आर डिवाइडेड इन शियाज एंड सुन्नीज। बेसिकली जो कैलिफेट को लेकर लड़ाई हुई थी, हु वुड बी द सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, उसी को लेके ये लड़ाई थी। उसी लड़ाई के बेसिस पे दो पर्टिकुलर कम्युनिटी में या सेक्ट में पूरे मुस्लिम रिलीजन का बंटवारा हो गया। वन वेयर सुन्नीज, वन वेयर शियाज। सुन्नीज कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी, आपका चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, राइट, दीज ऑल आर सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज। शिया मेजॉरिटी कंट्री दुनिया में एक ही है, विच इज़ ईरान, राइट। तो ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। इराक भी आप कह सकते हैं एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, जहाँ पे सद्दाम हुसैन जो कि एक सुन्नी मेजॉरिटी लीडर थे, उन्होंने रूल किया था। तो ऐसी फ्रेगमेंटेड, बहुत ही क्लियर तरीके से आप देखेंगे तो देशों का बंटवारा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेट्स। कुछ सुन्नी सपोर्टर्स हैं, कुछ शिया सपोर्टर्स, राइट। तो अब शिया और सुन्नी हैं क्या? अपन ने ये जाना कि जो शिया और सुन्नी का बंटवारा हुआ वो विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसर ऑफ द मोहम्मद, उसको लेके लड़ाई चली और दोनों जो सेक्ट्स हैं, मुस्लिम पूरा रीजन दो धड़ों में बट गया। अब वो क्या है? सुन्नी सेक्ट। द सेक्ट एडवोकेटेड फॉर द मेथड ऑफ इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन। इन्होंने क्या बोला कि जो सक्सेसर होंगे प्रॉफिट मोहम्मद के, उनको चूज करने का तरीका होगा थ्रू इलेक्शन। हम लोग इलेक्ट करेंगे कि हु वुड बी द सक्सेसर, हु वुड बी द कैलिफ, या हु वुड बी द खलीफा ऑफ द मुस्लिम रिलीजन, है ना। दिस व्यू वॉज एडवोकेटेड बाय आयशा बेगम। आयशा बेगम कौन है? आयशा बेगम वॉज द यंगेस्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो वो कौन थी? वो वाइफ थी। वाइफ कह रही हैं कि आप इलेक्शन करें, और डॉटर जो फातिमा हैं वो कह रही हैं कि आप नॉमिनेट करें, आप फैमिली लाइन या फिर जो ब्लड रिलेशंस हैं आप उसको आगे बढ़ाएं। तो ये दो व्यूज थे। जो वाइफ का व्यू था या आयशा बेगम का व्यू था, वो व्यू हो गया सुन्नी रिलीजन, विच इज फॉलोड मेजॉरिटी इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज, राइट। सुन्नी मेजॉरिटी में है। दूसरा व्यू था फातिमा जी का। फातिमा जी ने ऐसा बोला कि जो ब्लड लाइन है वो उनमें से सक्सेसर आने चाहिए। तो ये लोग बन गए शिया कम्युनिटी के। दिस इज अ माइनॉरिटी, दिस इज द मेजर कंट्री विच फॉलोज शिया रिलीजन इज ईरान, ठीक है। अब सुन्नीस के मेजर स्कूल्स कौन कौन से हैं? हनाफी है, फाउंडर इमाम अबू हनाफी। शैफी, अशैफी उसका इसके फाउंडर हो गए। मलिकी, इमाम मलिक इब्न अनास, ये इसके फाउंडर हो गए। हनाबली, फाउंडर इब्न हनबाल, है ना। तो हनाफी, शैफी, मलिकी और हनबली। हनाफी जो सेक्ट है वो इंडिया में मेजॉरिटी है। 95% ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया आर हनाफी सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। अब शिया सेक्ट पे आइए। माइनॉरिटी बिलीव दैट इलेक्शंस आर नॉट सुटेबल मेथड एंड इट एम्फसाइज्ड ऑन द स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ द प्रॉफिट। दिस व्यू वॉज एडवोकेटेड बाई फातिमा जी, जो उनकी डॉटर थी, द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट। कॉन्सिक्वेंटली अली वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इमाम। अब यहाँ पे इमाम का कल्चर है, राइट। शियाज में, सुन्नीज में इमाम का कल्चर नहीं है। यहाँ 12 इमाम अब तक चुने गए हैं जिनको ट्रू लाइन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद माना गया। जो आयतुल्लाह खोमेनी जी हैं ईरान में, उसके बाद भी जो अभी आयतुल्लाह नए चुने जा रहे हैं, उनको कंटिन्यूएशन ऑफ इमाम्स बोला गया है, राइट। मेजर स्कूल्स ऑफ शिया कौन से हैं? इतना अशारिया, इसके दो सेक्ट हैं, अकबारी और उसूली। इस्माइली, ख्वाजास और बोहरास इस्माइली सेक्ट में आते हैं। जो ख्वाजास एंड बोहरास हैं वो इस्माइली सेक्ट में आते हैं। और फिर जायदीस हैं, ये भी आपके शिया सेक्ट में आते हैं। तो 3 इसके माइनर स्कूल्स ऑफ लॉ हो गए, है ना। मेजर स्कूल्स ऑफ लॉ कौन से हो गए? ये 3 हो गए। अब आ जाते हैं अपन मैरिज पर। अगला कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में मैरिज। अपन को पता है एज पर सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937 the concept of marriage will be governed by Muslim law,
पर्सनल लॉ का मतलब कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास में जो भी लिखा होगा निकाह से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड, दैट विल डिटरमाइन या गवर्न कि मुस्लिम लॉ में निकाह कैसे होगा, ठीक है। तो निकाह या फिर मैरिज को मुस्लिम लॉ में निकाह को कहा जाता है मैरिज। मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज को क्या कहा गया है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हिंदू लॉ में अगर आप इसके कोरिलेट देखें तो मैरिज इज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। On the contrary, under Muslim law, marriage is not a sacred institution. Marriage is a civil contract. इसका पर्पस क्या होता है? दो पर्पस होते हैं। फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स, जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स है या शारीरिक संबंध है उसको लीगलाइज करना, नंबर 1। एंड फॉर लेजिटिमाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। लेजिटिमाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन का मतलब जो भी बच्चे पैदा हों उनकी शिनाख्त हो, मतलब कि उन्हें जायज़ करार दिया जा सके, उन्हें वैध करार दिया जा सके, और किसी को भी आउट ऑफ मैरिज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे हट के, जो मैरिज कपल्स के बीच में बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें लेजिटिमेसी दी जा सके। तो उसके लिए अब इट इज़ द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट। सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा बोला था कि जो भी शादी नहीं करता वो मेरे से अलग है। इट इज़ कंपल्सरी ऑन ऑल मुस्लिम्स टू मैरी। जो भी मुस्लिम होते हुए भी शादी नहीं करता है उसे बोलते हैं कि दिस इज नॉट सुन्नत, ही हैज डन समथिंग विच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम टू गेट मैरिड एटलीस्ट वंस, राइट। असेंशियल्स क्या हैं वैलिड मैरिज के? द पार्टीज मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, है ना। कैपेसिटी क्या होनी चाहिए पार्टीज की कि वो वैलिड मैरिज करें। कंसेंट ऑफ द पार्टीज और देयर गार्जियन मस्ट बी फ्री। उनका कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। प्रपोजल को कहते हैं जब, एक्सेप्टेंस को कहते हैं कबूल। ये होना चाहिए। मतलब अपन क्या देख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट में जैसे होता है देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर फॉर अ वैलिड प्रॉमिस टू फॉर्म। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे एक जगह इब्ज है, दूसरी जगह कबूल है। दोनों ने जब ये दोनों चीज़ें मिली तो ये क्या बन गया? ये अपने आप में बन गया एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैरिज। देयर शुड बी नो प्रोहिबिशंस इम्पेडिमेंट्स टू द मैरिज। अब प्रोहिबिशंस और इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं कि 4 ही शादी करेंगे आप, 5वीं शादी करेंगे तो वो अनलॉफुल कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपने किसी से शादी करी फिर उसकी बहन से भी आप शादी नहीं कर सकते, वो भी क्या हो जाएगा? अनलॉफुल कंजंक्शन हो जाएगा। आप हज की यात्रा कर रहे हैं तब आप शादी नहीं कर सकते, आप इद्दत पीरियड में शादी नहीं कर सकते। सो ऑल दीज शुड नॉट बी देयर फॉर अ वैलिड मैरिज टू ऑकर, ठीक है। फिर क्या है? कंसिडरेशन आ गया। फॉर एवरी लॉफुल मैरिज देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को कहते हैं अपन डार। कंसिडरेशन का तुरंत के तुरंत तय होना या तुरंत के तुरंत चुकाना इज नॉट असेंशियल, बट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। इन केस आपके किसी निकाहनामे में या शादी में कंसिडरेशन की कोई बात नहीं होती है, आपकी ये बात नहीं होती है कि कितनी डावर की रकम अदा की जाएगी, कितनी मेहर की रकम अदा की जाएगी। इन दैट सेंस ऑल्सो, इन दैट केस ऑल्सो द मैरिज इज नॉट नल एंड वॉइड, नो मैरिज इज परफेक्टली वैलिड। क्योंकि मुस्लिम लॉ कहता है कि अगर आपकी स्पेसिफाइड नहीं है डावर तो उस केस में क्या होगा? फिक्स अमाउंट ऑफ डावर फिर भी चुकाई जाएगी। 500 दिरहम्स थी पहले, अब जो भी आज के मौलवी वगैरह तय करें वो होगी। पर अगर आप कुछ नहीं भी लिखते तो मुस्लिम लॉ ये प्रिज्यूम करेगा कि हस्बैंड इज बाउंड टू गिव अ सर्टेन अमाउंट टू द वाइफ। इम्प्लिसिट है ये, ठीक है। देयर शुड बी 2 मेल विटनेसेस या फिर 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस। इन शिया लॉ द प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सुन्नी लॉ में क्या होगा? आपको 2 विटनेस चाहिए। अगर दोनों मेल हैं तो 2 काफ़ी हैं। अगर मान लीजिए एक मेल है तो उसकी जगह फिर 2 फीमेल लाइए दूसरे मेल की जगह, तो 1 मेल की बराबर 2 फीमेल विटनेसेस, ठीक है। अब वैलिड मैरिज को कहते हैं सही। देखिए ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टर्म्स पूछे जाएंगे। सिंपल टर्म्स बहुत ही पेरिफेरी वे में वो आपसे पूछेंगे, इतने से ही आएगा। अब वॉइड मैरिज इज कॉल्ड बातिल। वॉइड मैरिज को क्या कहते थे? बातिल। और इर्रेगुलर मैरिज को क्या कहते हैं? फासिद, ठीक है। सही, बातिल, फासिद। आगे बढ़ते हैं। फासिद मैरिज क्या है?
अनलॉफुल कंजंक्शन क्या हुआ, आपने जिससे शादी करी उससे आप रिलेटेड थे थ्रू कंसैंग्यूनिटी, एफिनिटी या फिर फॉस्टरेज। फॉस्टरेज क्या होता है, जिससे आपने मतलब कि जैसे जो भी मदर होगी, अगर आपकी परवरिश उस मदर ने करी है, राइट, शी हैज ब्रेस्ट फेड यू एंड नाउ यू आर कंसिडरिंग मैरिंग हर। आपका कोई भी जैसे आई आपके घर में कोई मेड थी, सर्वेंट थी, शी हैज ब्रेस्ट फेड यू, नाउ यू हैव अ रिलेशन विथ हर ऑफ द फॉस्टरेज, सो हूएवर हैज ब्रेस्ट फेड यू, यू कैन नॉट मैरी हर, ये अलाउड नहीं है। एफिनिटी या कॉन्सैंग्यूनिटी क्या है, ब्लड रिलेशंस या फिर मैरिड रिलेशंस। आप मेरी जो वाइफ है, वाइफ के रिश्तेदारों से शादी करने पहुंच गए तो दैट इज नॉट अलाउड। एफिनिटी मतलब कि ब्लड रिलेशंस है, भाई बहन की शादी है, राइट, कोई हाफ ब्लड हाफ सिस्टर की शादी, ये सब भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैरिज विद द फर्स्ट वाइफ अलाउड नहीं है। मैरिज विद द नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन किताबिया एंड नॉन किताबिया। अगर आप किताबिया से शादी करें, किताबिया यानी या फिर वो क्रिश्चियन हो या फिर वो यहूदी हो, जू हो, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। नॉन किताबिया से तो एकदम शादी नहीं कर सकते, यानी अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज नॉट गवर्न्ड बाई अ पर्टिकुलर बुक। अगर कोई एक व्यक्ति है वो गवर्न हो रहा है, उसका रिलीजन पूरा गवर्न हो रहा है एक किताब से, तो उसे अपन कहेंगे किताबिया। अगर वो आइडल वर्शिप करता है, देन अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी दैट पर्सन, बी इट मेल बी इट फीमेल, राइट। मैरिज विदाउट विटनेसेस, अब सुन्नी में अलाउड नहीं है, शिया में अलाउड है। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत पीरियड क्या होता है कि जैसे ही डिसोल्यूशन हुआ मैरिज का, आइदर बाय डेथ और बाय डिवोर्स, तो उस केस में मुस्लिम वुमेन बिना इद्दत पीरियड में वेट करे शादी कर ले, तो वो भी अलाउड नहीं है, उसे अपन इर्रेगुलर मैरिज करेंगे। इर्रेगुलर मैरिज रेगुलर कब हो जाएंगी, जैसे ये फिफ्थ वाइफ है तो आपने फर्स्ट वाइफ को, सेकंड वाइफ को, थर्ड वाइफ को, फोर्थ वाइफ को, इनमें से किसी भी एक वाइफ को डिवोर्स कर दिया, तो फिर आपका क्या हुआ, फिफ्थ वाइफ क्या बन गई, फोर्थ वाइफ, और फिर आपकी मैरिज क्या हो गई, सही हो गई। मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम है वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाए, तो आपकी मैरिज क्या हो गई, सही हो गई, मीन्स अ वैलिड मैरिज। विदाउट विटनेसेस हैं, आपने आगे जाके उसको काजी के सामने विटनेसेस के साथ में कर लिया, तो वो भी सही हो गई। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद वो इरेगुलरिटी भी खत्म हो जाएगी। अब आइए मुता मैरिज पे। मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है, द वर्ड मुता मीन्स एंजॉयमेंट। मुता का मतलब क्या है, एंजॉयमेंट। मुता मैरिज इज अ टेम्परेरी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। मुता मैरिज क्या है, मुता मीन्स एंजॉयमेंट। मुता मैरिज इज अ टेम्परेरी यूनियन, यानी कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं है। मैरिज क्या है, मैरिज इज अ परमानेंट यूनियन। मुता मैरिज इज अ टेम्परेरी यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कुछ एक निश्चित समय के लिए एंड फॉर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, किसी पैसे को देने के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट इन इंडिया। इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं होती, ओनली सर्टेन स्कूल्स एक्नॉलेज इट एज अ वैलिड मैरिज। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेसिकली ये शिया लोगों में ज़्यादा प्रेवलेंट है, ना कि सुन्नी लोगों में। मुता मैरिज बेसिकली होता क्या है कि आप किसी के साथ कुछ समय के लिए शादी करें इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन मनी, कि आप उसे पैसे देंगे। एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए शादी की जाती है, और जैसे ही अवधि ख़त्म हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली ये मैरिज भी ख़त्म मान ली जाती है। तो इट इज़ अ फॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या फिर सेक्स वर्क, राइट। जब आप कहीं पे लड़ाई करने जाते थे तो देयर यू नीडेड समवंस कंपनी, जो फाइटर्स रहते थे उनको कंपनी की ज़रूरत पड़ती थी। फॉर दैट दे यूज टू, बैटल ऑफ औध से ये पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती थी कि आप थोड़े समय के लिए शादी करें, तो एंजॉयमेंट पर्पस के लिए जो शादी की जाती है उसे मुता मैरिज कहते हैं, ठीक है। इद्दत पे आइए। इद्दत क्या है, इद्दत को बोला जाता है वो टाइम, मॉर्निंग टाइम का मतलब जब आप दुख या शोक मनाते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, इद्दत होता क्या है, इद्दत इज बेसिकली अ वेटिंग टाइम for the woman before which she can marry, after which she can marry properly. So suppose there is a particular woman, Muslim woman, and her marriage is over.
और हर मैरिज इज डिसॉल्व्ड, किस वजह से? या फिर डिवोर्स की वजह से, उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया है, या फिर या फिर जो उसका हस्बैंड है वो डेथ हो गई उसकी। तो उन दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा? इन बोथ दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन कि वुमेन विल हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसको अपन कहते हैं इद्दत पीरियड। उस पीरियड के बाद फिर वो दोबारा शादी कर सकती है। तो वो जो वेटिंग टाइम होता है उसको अपन इद्दत कहते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि इफ एनी चाइल्ड इज बोर्न देन दैट चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड एज द चाइल्ड ऑफ द ओरिजिनल फादर, चाहे वो मर गया हो चाहे उसने डिवोर्स दे दिया हो। So in order to find out the legitimacy of the child, the identity of the child, the identity of the father, iddat period has been introduced. क्या है इद्दत? इद्दत और इद्दा is an Arabic term which means period of waiting. इसको क्या बोला गया है? Waiting period. And is observed by Muslim women. किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? मुस्लिम वुमेन के द्वारा। ठीक है। इट इज अ पीरियड ऑफ चैस्टिटी। चैस्टिटी का मतलब कोई भी शारीरिक संबंध औरत इस समय में नहीं बनाती है, राइट? शी इज ट्राइंग या फिर शी इज बीइंग प्योर एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। प्योर इस सेंस में कि देयर आर नो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज ड्यूरिंग दिस टाइम, which a Muslim woman is bound to observe after the dissolution of her marriage due to death of the husband or divorce before she can lawfully marry again. दोबारा शादी करने से पहले थोड़ा एक टाइम उसे देना पड़ेगा। डेथ इद्दत क्या है? अब पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत का समय क्या है? तो इन केस ऑफ डेथ इद्दत यानी कि हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बाद कोई पीरियड है ना, तो डेथ का पीरियड कितना होगा? डेथ इद्दत। यदि वुमेन प्रेग्नेंट है द पीरियड ऑफ इद्दत इज अंटिल डिलीवरी। अगर वुमेन हस्बैंड के मरने के समय प्रेग्नेंट है तो उस केस में उसकी इद्दत पीरियड कब तक होगा? जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, या फिर 4 महीने और 10 दिन, विच एवर इज लॉन्गर। अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हो जाता है विद इन 2 months ऑफ हिज डेथ, हस्बैंड्स डेथ, तो उसके फिर 2 महीने 10 दिन और वो वेट करे बिफोर शी कैन लॉफुली मैरी अगेन, राइट? जो भी पीरियड लॉन्गर होगा। डिवोर्स इद्दत, इफ द वुमेन इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, अगर वुमेन सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन है मतलब कि 50-55 साल से कम की औरत है, द पीरियड ऑफ इद्दत अपॉन डिवोर्स इज 3 courses। तो पीरियड ऑफ इद्दत क्या है? 3 courses, यानी कि 3 बार जब वो साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होगी, आफ्टर 3 months शी विल बी एलिजिबल फॉर मैरिंग अगेन, अगर डिवोर्स दिया गया है। इफ द वुमेन इज नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, या फिर मतलब कि या फिर उसको प्यूबर्टी अभी नहीं आई है, शी इज वेरी स्मॉल और शी इज वेरी ओल्ड, राइट? देन इन दैट केस इट इज 3 lunar months। lunar months का मतलब वही 30 दिन। If the woman is pregnant at the time of divorce, the इद्दत last until delivery। अगर woman pregnant है तो कब तक इद्दत चलेगी? इद्दत चलेगी जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। अब आ जाइए डावर पे। डावर को अपन क्या कहते हैं? डावर को अपन कहते हैं मेहर, है ना? डावर या फिर मेहर, है ना? डावर इज द सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी। डावर क्या है? डावर एक ऐसा सम ऑफ मनी है या प्रॉपर्टी है प्रोमिस्ड बाय द हस्बैंड टू बी पेड और डिलीवर्ड टू द वाइफ। डावर इज द सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी जो कि प्रॉमिस की गई है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को पे करना इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। यानी जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वैसे ही सिमिलर फॉर्म में ये यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। हस्बैंड कह रहा है वाइफ से आप मुझसे निकाह करें, हम आपको उसकी एवज में इन कंसिडरेशन ऑफ दैट आई विल गिव यू अ सर्टेन सम ऑफ मनी और अ सर्टेन प्रॉपर्टी, राइट? एंड even where no dower is expressly fixed, the law confers the right of dower upon the wife। जहां कहीं भी डावर नहीं भी तय की गई वहां पे लॉ कन्फर करता है राइट ऑफ डावर अपॉन द वाइफ एज नेसेसरी इफेक्ट ऑफ मैरिज। मान लीजिए कहीं पे डावर तय नहीं की गई, है ना, तो वहां पे भी डावर जो है अपने आप में इम्प्लिसिट होती है।
एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वो फिक्स कर दिया जाता है, वो अमाउंट चुका दिया जाता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, राइट। ये बोला गया था जस्टिस महमूद एंड अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में। इट इज नाइदर अ कंसिडरेशन नॉर अ गिफ्ट टू अ वाइफ, इट इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अ वाइफ और एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिग्निटी टू वाइफ। ये तो बोल दिया गया, खाली ये बात बोल दी गई, पर अगर आपका वो आए क्वेश्चन, तो व्हाट इज अ डावर और मेहर? डावर इज द सम ऑफ मनी गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो ये कंसिडरेशन है। बाद में भले जस्टिस महमूद साहब ने कुछ भी बोला हो, पर प्रिलिम्स के हिसाब से ये पॉइंट जरूरी नहीं है। अब कितने तरह की डावर होती है? सबसे पहले अगर डावर अमाउंट फिक्स है तो उसको अपन कहेंगे स्पेसिफाइड डावर। जैसे अपन ने डावर अमाउंट फिक्स कर दिया कि 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये महर रकम की अदा की जाएगी, राइट, निकाहनामा में, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि डावर का नेचर क्या है? स्पेसिफाइड है। प्रॉम्प्ट डावर क्या होता है? प्रॉम्प्ट डावर वो होता है जो वाइफ कभी भी डिमांड कर सकती है। आज शादी हुई, शादी होते ही 1 घंटे बाद औरत जो वाइफ है वो कह सकती है कि मुझे अपना हिस्सा दे दें, मुझे मेरी डावर की रकम दे दें, मुझे मेरी महर की रकम अदा कर दें। हस्बैंड इज ऑब्लिगेटेड कि उसे तुरंत के तुरंत वो रकम देनी पड़ेगी, राइट। या फिर ये ऑप्शन आएगा वाइफ के पास कि वो कभी भी अपनी डावर मांग सकती है। जब तक शादी चल रही है उसमें कभी भी वो अपनी डावर की रकम मांग सकती है, और जब भी वो डावर की रकम मांगेगी हस्बैंड को उसे देना पड़ेगा। दिस इज प्रॉम्प्ट डावर। डेफर्ड डावर क्या है? मेहर विच इज पेएबल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ऐसी मेहर की रकम जिसे पे करना पड़ेगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे, बाय द डेथ और डिवोर्स, बाय द डेथ और डिवोर्स, इसको कहेंगे डेफर्ड। अगर डावर का नेचर डेफर्ड है तो इसका मतलब क्या है? जब शादी टूटेगी सिर्फ तभी जो वाइफ है वो हस्बैंड से पैसे क्लेम कर सकती है, मेहर क्लेम कर सकती है, चाहे वो डेथ पे क्लेम करे या डिवोर्स पे क्लेम करे। अब आइए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी तलाक, डिवोर्स, राइट। हिंदू मैरिज एक्ट में 1956 के पहले तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुस्लिम लॉ में हमेशा से तलाक या डिवोर्स का कॉन्सेप्ट था, कुरान में दिया गया है। डिवोर्स इज द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। डिवोर्स क्या है? मैरिज को तोड़ने का एक तरीका, ठीक, बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। इट मे बी गिवन बाय द हस्बैंड और द वाइफ, या फिर वो हस्बैंड द्वारा दिया जाएगा या फिर वो वाइफ के द्वारा दिया जाएगा। फॉर्म ऑफ डिवोर्स क्या है? अगर एट द इंस्टेंस ऑफ हस्बैंड हो रहा है तो 3 तरीके के डिवोर्स हैं। तलाक, इला, ज़िहर। तलाक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है रिलीज करना। सुन्नी लॉ में तलाक कैसा हो सकता है? या फिर ओरल या फिर इन राइटिंग। शिया लॉ में हमेशा ओरल ही होता है, ठीक है। कितने तरीके के तलाक हैं? तलाकुल सुन्नत, तलाकुल सुन्नत। अब यहाँ पे सुन्नत लिखा है, सुन्नत यानी कि जिसको प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अलाउ किया है ना। सुन्नत यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने प्रैक्टिस करने के लिए, आमदन के लिए अलाउ कर दिया, भले आपके कुरान में कुछ भी दिया हो। तो तलाकुल सुन्नत मतलब, सुन्नत का मतलब क्या होता है? जो इस्लाम में अलाउड है। तो इसको अपन कहते हैं रेवोकेबल तलाक। रेवोकेबल मतलब कि जिस तलाक को वापस लिया जा सके, जो फाइनल नहीं है, आपको कुछ वेटिंग टाइम दिया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, आप अपनी शादी को बचा लीजिए, आप तलाक को खत्म कर दीजिए, तो दैट इज रेवोकेबल तलाक या तलाकुल सुन्नत। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तलाक एहसन, एक तलाक हसन। तलाक एहसन मोस्ट प्रॉपर है, तलाक हसन से प्रॉपर है। तलाक एहसन में क्या हो रहा है कि आप एक ही व्यक्ति को तलाक देते हैं, वाइफ को तलाक देते हैं, फिर 3 महीने का इद्दत पीरियड होता है। 3 महीने में आप कभी भी उस तलाक को वापस ले सकते हैं। तलाक हसन में क्या होता है कि 3 बार आप तलाक देते हैं। एक बार बोलेंगे तलाक 1 महीने में, एक ल्यूनार मंथ में, अगले ल्यूनार मंथ में फिर तलाक बोलेंगे, फिर अगले ल्यूनार मंथ में फिर तलाक बोलेंगे। 3 महीने में 3 बार आप तलाक 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 अलग अलग टाइम पे बोलेंगे। जैसे ही तीसरा तलाक आप बोलेंगे, इद्दत भी खत्म हो गई, तलाक भी हो गया, एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज ओवर। तो ये सिर्फ प्रॉपर है, ये मोस्ट प्रॉपर है तलाक एहसन। अब तलाकुल बिद्दत, जैसे 2017 में शायरा बानो केस
शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। तो ये जो शायरा बानो का केस था उसमें तलाकुल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। 2017 का जजमेंट है, राइट। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि इस पीडीएफ में मैं कुछ भी लिख नहीं सकता हूं, तो मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बोल के बता रहा हूं। बट दिस वुड बी प्रॉपर अगर आप इसे, इस पर्टिकुलर केस को आप लिख लें, राइट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राइट। आइए, it is also commonly known as triple talaq. In the landmark judgment of Shaira Bano versus Union of India 2017, the Supreme Court has declared the practice of triple talaq as unconstitutional. मैंने इसमें भी लिखा था, I don't know why I forgot that, but ठीक है। अब इला क्या है? इला इज अ कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स, देयर इज नो कंज्यूमेशन फॉर द पीरियड ऑफ 4 months। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से 4 महीने तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे, कोई कॉन्ज्यूमेशन ना करे, तो उस सेंस में ऑटोमेटिकली अपॉन द हैपनिंग ऑफ 4 months इट विल बी कंसिडर्ड कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, इला कर दिया है, या फिर उसको डिवोर्स करने का एक और तरीका है जिसको बोला गया है इला। जिहार क्या है? हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ विद मदर और सिस्टर, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। जैसे ही हस्बैंड ने ये शब्द बोले तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट द हस्बैंड हैज रिलीज द वाइफ बाय वे ऑफ जिहार। अब डिवोर्स एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ कौन कौन से होते हैं? तलाक तहफीज, खुला, मुबारत, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में कुछ ग्राउंड्स जोड़े गए थे जो मुस्लिम की वाइफ के पास हैं डिवोर्स देने के हस्बैंड को, क्रूएल्टी करी या ये सारे ग्राउंड्स वहाँ पे दी गए हैं। खुला या मुबारत क्या है? खुला देना। खुला देने का मतलब क्या है कि आपने अपनी वाइफ के पास ऑप्शन रहता है कि वो आपसे कहती है कि इन कंसिडरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मनी कैन यू प्लीज गिव मी डिवोर्स। दिस इज खुला। तलाक तौफीज क्या होती है? तलाक तौफीज बेसिकली वो होती है कि देयर वेयर सर्टेन कंडीशंस अपॉन विच द मुस्लिम वुमेन मैरिड हिज मैन and the male does what? The male contravenes those condition. तो उस कंडीशन में वुमेन इज एंटाइटल्ड टू गेट डिवोर्स। जैसे पहले ही से मैंने कंडीशन लगा रखी थी कि यू विल नॉट मैरी अगेन एंड द हस्बैंड मैरीज अगेन, मतलब सेकेंड मैरिज कर दी थी, तो दिस विल बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, ऐसा पहले ही मैंने लिख रखा है। तो दैट इन दैट सिनेरियो द वाइफ इवन कैन गेट द डिवोर्स। मुस्लिम ऑफ मेंटेनेंस वाइफ। अब मेंटेनेंस पे आ गए अपन। मेंटेनेंस वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, राइट। शाह बानो बेगम में पूरी इसकी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई थी। अर्लियर व्हाट हैपन्स इज, जैसे आप सेक्शन 127 ऑफ द सीआरपीसी भी पढ़ेंगे, तो पहले क्या होता था कि मुस्लिम वाइफ को तलाक देने के बाद इद्दत पीरियड जैसे ही ख़त्म होता था उसके बाद हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसे मेंटेन करने की। So if suppose there is a Muslim woman, she has married a Muslim male, right? The Muslim male gives him divorce. The iddat period is of 3 months. So after 3 months, till 3 months, the Muslim male has the obligation to maintain her. तो जैसे ही 3 महीने खत्म होते हैं, मुस्लिम मेल का जो ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन हिज और हर ओन वाइफ इज ओवर, उसके बाद उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अपोजिट अगर आप हिंदू लॉ में देखें तो हिंदू लॉ में मेंटेनेंस जो है इट कीप्स ऑन गोइंग टिल द लाइफ टाइम ऑफ द वुमेन इफ द वाइफ डज नॉट मैरी अगेन। एक फंडामेंटल डिफरेंस था। ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ शाह बानो बेगम के केस के बाद 1985 में। तो उस केस में क्या हुआ था? उस केस में एक बहुत एजेड महिला थी, 60 साल की प्लस की महिला थी, उसको उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था एट दैट एज।
She went to the Honorable Supreme Court and High Court asking for relief under Section 125 of the CRPC. 125 CRPC को सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज अ सेक्युलर लॉ, इट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ सिमिलरली, इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन. तो मुस्लिम लॉ को, मुस्लिम महिला को उन्होंने मेंटेनेंस दिया. बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई एंड द राजीव गांधी गवर्नमेंट व्हाट दे डिड इज they essentially formulated a law, 1986 dissolution of the Muslim Marriage Act, rights of the woman. ये उन्होंने एक्ट पास किया. एक्ट में बेसिकली दे ट्राइड टू overrule the judgment granted by the Honorable Supreme Court in 1985 judgment, right? उन्होंने इद्दत को बता दिया कि इद्दत पीरियड में ही मेंटेनेंस करना चाहिए. फिर अगेन उस केस को इंटरप्रेट किया गया, उस पर्टिकुलर एक्ट को वापस से इंटरप्रेट किया गया डैनियल लतीफ़ी के केस में 1980 में. फिर से जो पार्लियामेंट ने बोला था उसको ओवररूल करने की कोशिश की गई. तो ये कंट्रोवर्सी चलती रही. अल्टीमेटली वफ़ पे उन्होंने पूरा का पूरा जिम्मेदारी डाल दी कि अगर कोई भी वुमेन को मेंटेन करने वाला नहीं है तो अल्टीमेटली वफ़ प्रॉपर्टी के तहत वो मेंटेन होंगी. दिस इज व्हाट दे एसेंशियली सेड. लेट अस कम हियर. A divorced wife can claim maintenance from her former husband only for the period during which she observes iddat. ये पहले ऐसा बोला जाता है, सिर्फ इद्दत पीरियड में मेंटेन करने का ऑब्लिगेशन है. हस्बैंड लाइबिलिटी एक्सटेंड्स ओनली अप टू द पीरियड ऑफ इद्दत. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 में सेक्शन 125 अप्लाइज टू द डिवोर्स वुमेन अनलेस शी रीमैरिज. तो जब तक उसकी दोबारा शादी नहीं होती 125 सीआरपीसी का लाभ जैसे हिंदू महिलाओं को दिया जाता है वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा. द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, राजीव गांधी गवर्नमेंट है ना. द एक्ट ट्राइड टू ओवर रूल द आउटकम ऑफ शाह बानो बेगम केस. अब आ जाइए आप गिफ्ट पे. गिफ्ट को क्या कहते हैं मुस्लिम लॉ में? गिफ्ट को बोला जाता है हिबा. गिफ्ट को क्या बोला जाता है? गिफ्ट को बोला जाता है हिबा, है ना. गिफ्ट इज कॉल्ड हिबा in Muslim law. It is an unconditional transfer of ownership in an existing property. यानी कि फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए अगर आप गिफ्ट या हिबा कर रहे हो तो वो क्या है? वो void है. Immediately and without any consideration is called हिबा. तो जो कंडीशंस आपकी गिफ्ट की हैं सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वही सेम कंडीशंस आपकी यहाँ भी एप्लीकेबल हो गई हैं. चैप्टर 7 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू हिबा. ये अपन को पता है. आप चैप्टर 7 जब खोलेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का तो वहाँ पे भी ये बात लिखी गई होगी. अब मुस्लिम कैन गिफ्ट एनी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड, एंसेस्ट्रल, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल. अब देखिए यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड का मुस्लिम लॉ में. मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्टी एक ही तरीके की है, उसको बोलते हैं खुद की प्रॉपर्टी. ना कोई ये कोई डिफरेंस नहीं है कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे ही आपने मुस्लिम एज अ मुस्लिम आपने जन्म लिया, आपका हिस्सा पहले ही से फिक्स हो जाएगा. जो भी आपका हिस्सा होगा बाय वर्च्यू ऑफ योर बीइंग अ सन और डॉटर टू योर फादर, आपका हिस्सा पहले ही से फिक्स है. मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस बहुत क्लियर है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ भी नहीं है मुस्लिम लॉ में. गिफ्ट में भी कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है ना. ये मुस्लिम लॉ में अलाउड है. सिंस मुस्लिम लॉ व्यूज द लॉ ऑफ गिफ्ट एज पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी एन ऑफर, इजब, एक्सेप्टेंस, कबूल एंड ट्रांसफर, कब्जा. 3 असेंशियल है. वही 3 असेंशियल 122 में भी है, पर डिलीवरी है वहाँ पे, ट्रांसफर या फिर कब्जा वहाँ पे नहीं है. राइट. डोनर्स का डिक्लेरेशन होना चाहिए, रियल एंड बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए. डोनर यानी कि जो गिफ्ट दे रहा है उसका रियल एंड बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए टू गिव द प्रॉपर्टी. डोनर का एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आई एम नाउ गिफ्टिंग माई प्रॉपर्टी टू अ सर्टेन पर्सन. डॉनीज की एक्सेप्टेंस होना चाहिए. डॉनी कौन? जिसे गिफ्ट मिल रही है. ही मस्ट एक्सप्रेसली और एम्प्लाइडली एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन हिज बिहाफ कि मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ. डिलीवरी होनी चाहिए फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट की, या फिर एक्चुअल डिलीवरी होनी चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होनी चाहिए. राइट. द गिफ्ट मेड अंडर मुस्लिम इन राइटिंग इज नॉन एज हिबानामा. इसको कहते हैं हिबानामा. इट नीड नॉट बी इन स्टैम्प पेपर अटेस्टेड और रजिस्टर्ड. अब गिफ्ट कैसी भी हो, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो,
उसका अटेस्टेशन होना, उसका रजिस्ट्रेशन होना, उसका कुछ भी होना ज़रूरी नहीं है। हिबा में भी इन ओरल और इन राइटिंग, किसी भी फॉर्मेट में हो। मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न कर रहा है हिबा को या गिफ्ट को। अगर आप गिफ्ट करते हैं अंडर मुस्लिम लॉ, अगर आप मुस्लिम हैं और आप किसी अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं किसी दूसरे से, तो आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील नहीं करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट से डील नहीं होंगे। यू विल बी डेल्ट विद मुस्लिम पर्सनल लॉ। कितने तरह की हिबा है? हिबा इल अवाज, इवाज, हिबा इल इवाज। हिबा का मतलब गिफ्ट, इवाज का मतलब कंसिडरेशन। जो गिफ्ट कंसिडरेशन में दी जाती है उसको अपन कहते हैं हिबा इल अवाज। अब ये वैसे ही हो गया जैसे दुकानदार पैसे लेके आपको चीज़ दे रहा है, राइट? इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस, बट लेट अस सी। हिबा बिल इवाज मीन्स अ गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन ऑलरेडी रिसीव्ड। आपने कुछ पहले से ले लिया था, उसके रिस्पेक्ट में अब आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं आप, तो उसे अपन कहेंगे हिबा बिल अवाज, राइट? आपको सोने की चेन किसी ने दी, उसकी एवज में, in consideration of that gift already received, you are now gifting someone of something else. That is hiba bil awaz. हिबा बा शर्तुल इवाज। अब शर्तुल का मतलब, शर्त का मतलब क्या होता है? कंडीशंस, स्टिपुलेशन। हिबा बा शर्तुल इवाज का मतलब क्या हुआ? गिफ्ट मेड विद अ स्टिपुलेशन फॉर रिटर्न। आपने कोई गिफ्ट दी ये शर्त के साथ कि मुझे भी आपसे कुछ चाहिए, तो उसको अपन कहेंगे हिबा बा शर्तुल इवाज, है ना? अरिया या तमलीकल मनाफी, इसको कहते हैं अरिया। ओनली यूसुफ्रक्ट इज ट्रांसफर्ड एंड ओनली यूसुफ्रक्ट इज ट्रांसफर्ड। यूसुफ्रक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने यूसुफ्रक्ट मॉर्गेज पढ़ा होगा, सो यू हैव ट्रांसफर्ड अ सर्टेन लैंड टू समवन। लैंड में जितने भी बेनिफिट आएंगे वो सब आप रखो, पर लैंड की ओनरशिप मेरे पास रहेगी। So if such kind of transfer is made, it is called अरिया या फिर तमलीकल मनाफी। आपको सिर्फ जमीन की यूज कर सकते हैं आप, जमीन की रियल ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, राइट? लास्ट क्या है? सद्दक, सदका। सदका को क्या कहते हैं? द गिफ्ट इज मेड बाय मुस्लिम विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग रिलीजियस मेरिट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट है कि मुझे रिलीजियस मेरिट मिले इसलिए मैं कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसको अब मैं बोलूँगा सदका, राइट? अब आइए गार्जियनशिप पे। द टर्म गार्जियनशिप, गार्जियन को क्या कहते हैं? विलायत। कहते हैं ना वालिद साहब, वालिदा, वैसा ही वलियत, इसको कहते हैं गार्जियनशिप। डिनोट्स गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर। माइनर कौन होता है? मुस्लिम लॉ में माइनरशिप और नॉर्मली माइनरशिप में बहुत अंतर है। मुस्लिम्स एक पर्सन्स को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तभी तक माइनर मानते हैं जब तक कि उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती। अब नॉर्मल एज ऑफ प्यूबर्टी अंडर मुस्लिम लॉ तो नहीं बोला गया है, प्यूबर्टी ही बोला गया है, पर फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, इंडिया में इस एज ऑफ प्यूबर्टी को बोला गया है 15 साल, ठीक है? प्यूबर्टी एंड मेजॉरिटी प्रिज्यूम टू हैव बीन अटेम्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में ये प्रिजम्पशन है लॉ के द्वारा कि चाहे वो मुस्लिम मेल हो चाहे वो मुस्लिम फीमेल हो, शी इज अ मेजर, ठीक है? नेचुरल या फिर लीगल गार्जियन कौन होते हैं? फादर इज द नेचुरल गार्जियन, सीधा आंसर, फादर इज द नेचुरल गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं? जिसको विल के थ्रू अपॉइंट करते हैं। अ टेस्टामेंट्री गार्जियन मे बी वन दैट इज अपॉइंटेड एज गार्जियन ऑन बिहाफ ऑन द माइनर बीनीथ अ विल, यानी जिसको विल के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है उसको कहेंगे टेस्टामेंट्री गार्जियन। गार्जियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अब कोर्ट के द्वारा गार्जियन कौन होंगे? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल और लीगल डॉक्यूमेंट गार्जियन, द कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट अ गार्जियन। जहां ना नेचुरल गार्जियन है ना विल के थ्रू कोई गार्जियन मिल रहा है, तो वहां पे कोर्ट अपॉइंट करेगी गार्जियन को। जो कोर्ट अपॉइंट करेगी गार्जियन को, दैट विल बी रूल्ड बाय गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट 1890 विच इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडियंस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो रिलीजन को हटा के भी सब पे लागू होगा, सेक्युलर लॉ है वही रूल करेगा, उसको अपन कहते हैं स्टैट्यूटरी गार्जियन। फादर का इलेजिटिमेट चिल्ड्रन पे कोई राइट नहीं होता है। फादर हैज नो राइट ओवर द इलेजिटिमेट चाइल्ड एंड ही इज नॉट द गार्जियन ऑफ द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। मदर ही होगी, फादर नहीं होगा। अब आइए वक्फ पे। वक्फ क्या है? वक्फ आपने भी सुना होगा, अभी वक्फ मदरसा एक्ट पूरा का पूरा चल रहा है,
तो वैसे सिमिलर कंट्रोवर्सी में वक्फ होता क्या है ये आप समझिए। अंडर सेक्शन 2(1) इन द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930, वक्फ का मतलब क्या है? परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग द मुसलमान फेथ ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल। तो जब मुस्लिम लॉ कह रहा है कि ये पर्पसेस रिलीजियस हैं, पायस हैं या चैरिटेबल हैं, जैसे अनाथालय खोलना है ना, तो दीज आर रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना या कोई मदरसा खोलना, दीज आर रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पसेस। अगर इन पर्पसेस के लिए कोई एक व्यक्ति अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी या फिर पैसा देता है तो ही इज़ डूइंग द वर्क ऑफ द गॉड, वो अल्लाह का काम कर रहा है, और देयरफॉर वो जो दे रहा है उसको अपन कहेंगे वक्फ। ठीक है। एज डिफाइंड बाई अबू यूसुफ, वक्फ हैज 3 मेन एलिमेंट, 3 मेन एलिमेंट है अबू यूसुफ के द्वारा। पहला, ओनरशिप ऑफ द कार्ड, आपने जो भी प्रॉपर्टी दी है दान में उसकी ओनरशिप अब किसके पास है? भगवान के पास है, अल्लाह के पास है। द एक्सटेंशन ऑफ द फाउंडर्स राइट, जो फाउंडर है या फिर जो दे रहा है उसका राइट उस प्रॉपर्टी में खत्म हो जाना। द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, आप जो गिफ्ट दे रहे हो उसका पर्पस क्या है? कि बेनिफिट हो मैनकाइंड का। Waqf can be constituted of both movable and immovable property. Every Muslim who is of sound mind and age of majority can constitute waqf. वक्फ कैसा होना चाहिए? वो कंस्टिट्यूट करेगा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का। ठीक है। एवरी मुस्लिम हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड एज ऑफ मेजॉरिटी कैन कंस्टिट्यूट वक्फ। जो भी व्यक्ति साउंड माइंड का हो और एज का हो, यानी मेजर हो, रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो क्या कर सकता है? वक्फ कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है। When a property is declared waqf, the original user is divested of it and the property rests in the Almighty God. जैसे ही आपने डिक्लेयर किया कि प्रॉपर्टी अब वक्फ की हो गई, तो जो ओरिजिनल ओनर है उसकी ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी खत्म हो गई, और प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? अल्लाह के पास चली गई। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गॉड। एनी मेजर पर्सन विद साउंड माइंड कैन बी अ वाकिफ। वाकिफ कौन होगा? फाउंडर ऑफ द वक्फ। फॉलोइंग कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वक्फ। अब इनमें से क्या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द वक्फ नहीं हो सकता? नंबर 1, अ डावर डेट। डावर डेट क्या है? डावर या फिर मेहर, मतलब कि मुस्लिम महिलाओं को दिया जाने वाला मेहर की रकम। अब वो अगर कोई डेट है और अगर उसे बोल दे हस्बैंड कि ये मैं अल्लाह को दे देता हूँ, वाइफ को नहीं देता हूँ, तो दैट इज नॉट अलाउड। राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम द डेटर अंडर सिंपल मनी डिक्री, ये भी नहीं है। राइट ऑफ अ यूसुफैक्टरी मॉर्टगेज, ये भी आप नहीं दे सकते। तो ये क्या है? इन द नेचर ऑफ डेट है। नॉट फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, इफ एनी प्रॉपर्टी इज नॉट फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस देन दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी गिफ्टेड राइट टू गॉड। अ वक्फ कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ डीड इन राइटिंग और ओरली। रिटर्न डीड को अपन कहेंगे वक्फनामा। मुतावली कौन है? मुतावली इज द पर्सन हु मैनेजेस द वक्फ। आपने कोई मैनेजर रखोगे वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, आपने कोई प्रॉपर्टी वक्फ खुद नाम कर दी, मान लीजिए कोई अनाथालय आपने खुलवा दिया, तो उस अनाथालय को कोई मैनेज करने वाला या मदरसा को मैनेज करने वाला व्यक्ति होगा, उसको अपन कहेंगे मुतावली। वो पूरा मैनेजमेंट देखा, वो वहीं रहेगा, उसे मैनेज करेगा। अब आइए टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन को अपन क्या कहते हैं? विल बाय अ नॉन लिविंग पर्सन टू अ लिविंग पर्सन। सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? इंटर वाइवोस ट्रांसफर बिटवीन 2 लिविंग पर्सन। जब एक मरे हुए व्यक्ति का हिस्सा जीवित व्यक्ति के पास जाता है, या फिर जब ट्रांसफर होता है वो एक्चुअली डेथ के थ्रू ट्रांसफर होता है, बाय द इवेंट ऑफ डेथ, तो उसको अपन कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जो विल के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब टेस्टामेंट्री सक्सेशन विल में मुसलमानों में कैसे होता है, या मुस्लिम फेथ या इस्लामिक फेथ के लोगों में कैसे होता है? विल एक्सिक्यूटेड बाय अ मुस्लिम इज नोन एज वसीयत। जो विल एक्सिक्यूट होती है उसको क्या कहते हैं अपन? वसीयत कहते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, कोई राइटिंग नहीं चाहिए, इवन नो वर्ड्स आर नेसेसरी एज लॉन्ग एज द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर इज सफिशिएंटली असर्टेड। प्रॉपर्टी की बात चली और उन्होंने ऐसा इशारा कर दिया कि प्रॉपर्टी उसको जाएगी, दैट इज सफिशिएंट, है ना। If will is in writing, it's called wasiyatnama. The general rule under Muslim personal law in India, Shariat, is that Muslim may be by his will dispose only up to 1/3 of his property. सुन्नियों में क्या रूल है? सुन्नीस के अंदर ये रूल है
कि आप वसीयत के थ्रू सिर्फ 1/3 हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का दे सकते हो, उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं दे सकते। ये जनरल रूल है। असेंशियल्स क्या हैं? लेगेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ विल। लेगेटर मतलब कौन होता है? जो विल बना रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लेगेटी मस्ट बी केपेबल ऑफ टेकिंग सच एंडोमेंट। लेगेटी कौन होता है? जिसको असल में पैसा मिल रहा है, वसीयत में हिस्सा मिल रहा है, राइट। द प्रॉपर्टी विच इज एंडोड बाय अ लेगेटर मस्ट बी अ बिक्यूटेबल प्रॉपर्टी। बिक्यूटेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसा ना हो कि किसी और का हिस्सा हो उसमें, वही प्रॉपर्टी हो जो 1/3 हिस्से में आ रही हो। अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो 1/3 हिस्से में आ रही है तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, विद दिस वी आर ओवर विद मुस्लिम लॉ। इट ऑलमोस्ट टुक मी एन आवर टू कंप्लीट द मुस्लिम लॉ। ये बहुत ही बेसिक तरीके से हमने मुस्लिम लॉ प्रिपेयर कर दिया फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू डू इट इन अ शॉर्ट टाइम, राइट। आप इतना करने से ही संतुष्ट ना रहें। काइंडली गो थ्रू द PYQs योरसेल्फ। आप PYQ करेंगे तो आपको इसमें और हेल्प मिलेगी। अगर आप PYQ करके नहीं जाएंगे तो आपका जो कंपटीशन में फोकस है या कॉन्फिडेंस है वो पूरा नहीं रहेगा। तो मुस्लिम लॉ में ये तो आप करें ही, आप ये भी करें। देखिए देवशीष लॉ क्लासेस है, आप देवशीष लॉ क्लासेस पर जाएं। देवशीष लॉ क्लासेस पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देवशीष लॉ क्लासेस है। अगर आप फाइल्स में जाएंगे तो जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो सब यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, तो ईजिली आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। हमने अभी स्टडी मटेरियल हमारा अवेलेबल है। हमने क्रैश कोर्स भी चलाया था, क्रैश कोर्स अब ख़त्म हो गया है, वहाँ पे लिंक हमारी ख़त्म हो गई है। आप पर अगर चाहें तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन बाई अवर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में क्या है, क्या आएगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टडी मटेरियल में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट मिलेगा आपको उसके साथ साथ जजमेंट की लिस्ट दी जाएगी और ये कंसेप्चुअल मटेरियल दिया जाएगा। ये 4 चीज़ें आपको दी जाएंगी, राइट। जैसे हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट है, ये मैंने आपको बोला, राइट। तो आप जाके और आपको इस तरीके का बेयर एक्ट हमने आपको दे दिया है। ये पूरा हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट है। आप जाइए और आप जाके इसमें से कुछ भी खोलने की कोशिश करिए, राइट। जो भी पोर्शन मैंने हाईलाइट करा है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सब कर लेंगे इतना, तो उसमें आपका जो पढ़ाई है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने ये आपको दिखाई दिया मुस्लिम लॉ का हमारा मटेरियल। उसके अलावा जजमेंट की लिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की और IPC की, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर ऑल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाएँ जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, वहीं पे इंडियन पीनल कोड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसकी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। समय समय पे हम आपके लिए जजमेंट्स की लिस्ट लाते रहेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू, राइट। अगर हमारी तरफ से और कुछ भी आपके लिए हो सकता हो तो काइंडली आप हमें कमेंट बॉक्स में लीव कर दें अपने कमेंट। आपकी जो भी संभव मदद होगी वो हम आपके लिए करेंगे। हमारे ये जो मटेरियल है दैट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 399, राइट। यू कैन buy that material. Thank you all for watching this video. I hope this video was informative to you. Thank you so much.